सिम्टम्स क्या आते हैं? पेन कहाँ होना है? जब ये नेक रीजन में, तो नेक में पेन होना है, पेन इन नेक, ठीक है। एंड शोल्डर विद पेरिस्थेसिया, पेरिस्थेसिया मतलब क्या? वीकनेस इन दी फोरआर्म। साइन क्या होते हैं? T1 एरिया, जो T1 नर्व है, वो जो पर्टिकुलर जिस एरिया को सेंसरी सप्लाई करती है, वहां पर आपको इसके सेंसरी लॉस देखने को मिलता है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि T1 का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। T1 का डिस्ट्रीब्यूशन सेंसरी सप्लाई में है आपका कहाँ कहाँ पर? आर्म, आर्म फ्रॉम दी एल्बो डाउन, आर्म्स आपके जो आर्म है उससे लेके आपके एल्बो तक, पूरे एल्बो तक वहां पर होती है। हैंड्स में होती है, रिस्ट में होती है, फिंगर्स में होती है, यानी मैं पूरा बोल दूं आर्म, एल्बो, हैंड, रिस्ट, फिंगर, इन पर आपको सेंसरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन एरिया पर आपको सेंसरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम आपको हो रहा है तो, ठीक है। और क्या क्या है? वास्टिंग एंड वीकनेस दिखेगी, थिनर एंड समटाइम्स इंट्रोसियस मसल्स। अब आपको थिनर पता है ना, थिनर एमिनेंस, थिनर एमिनेंस क्या होता है? आपके पाम पे देखो, जो आपको एक इस साइड का हिस्सा उठा हुआ दिखता है ना, ये आपका थिनर एमिनेंस होता है। तो ये पर्टिकुलर इस मसल्स को भी सप्लाई करती है। और अगर ये वाली मसल्स वीक पड़ गई, तो आपका क्या हो जाएगा? थिनर भी ये क्या किस में हो जाएगा? ये वाला जो ये पार्ट है देखो, ये वाला पार्ट, इसको थिनर बोलते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? डाउन, एकदम दब जाएगा। ये कुछ और किसी चीज का डायग्राम, ये डायग्राम से मत समझना, मैं बोल रहा हूँ इस पार्ट को थिनर बोलते हैं जो उठा हुआ है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आपका दब जाएगा। लोगों में क्या इसका इसका पहले शुरू किया तो जो स्ट्रक्चर उठा हुआ है ये आपका दब जाएगा। प्लस जो आपकी इंट्रोसियस मसल्स हैं, जो फिंगर्स और आप जो एकदम देख रहे हो ना, स्केलेटन हैंड हैंड हो जाता है। इंट्रोसियस मसल्स कौन सी होती हैं? ये वाली इंट्रोसियस मसल्स आपकी, इंट्रोसियाई मसल्स ये बीच की हैंड्स के, ये बीच की मसल्स होती हैं, देखो कितनी प्यारी, ये वाली हैंड्स के। अब आप सपोज करो अगर ये मसल्स अब आपकी वीक हो जाए, तो भैया यहाँ पर मसल्स खत्म हो जाएगी, सिर्फ बोन बोन रह जाएगी। तो स्केलेटन देखा है उनका, स्केलेटन हैंड ऐसे ही तो होता है। तो इसको स्केलेटन हैंड बोलते हैं। कौन सा हैंड बोलते हैं? स्केलेटन हैंड इसको हम बोलते हैं। और क्या क्या मिलेंगे? साइंस ऑफ वेस्कुलर कंप्रेशन, अपर लिम रेनॉल्ड्स फिनोमेना देखने को, एक रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है, ये कहीं भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगेन दो 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 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, और ये आ चुका है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना का मतलब होता है व्हेन बॉडी एरिया क्या कैसी हो जाए? फील नमनेस एंड कूल, कूल एकदम ठंडी पड़ जाए और नमनेस हो। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि पर्टिकुलर जिस एरिया पर जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो रुक जाए। तो यहाँ पर आर्टरी और वेन सबसे ज्यादा दबती है। मैंने कहा था अगर आर्टरी, अगर जो सप्लाई आर्टरी जिस पार्ट को सप्लाई करती है वहां पर ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो एरिया ठंडा पड़ जाता है। प्लस नमनेस, पेलर, पेलर यानी कलरलेस, इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं। अगर रेनॉल्ड्स फिनोमेना को उन्होंने ये बोला था, रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट ने, कि अगर पर्टिकुलर किसी एरिया पर अगर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाई तो वो एरिया पर नमनेस फील होगी, प्लस वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू लिमिटिंग ब्लड सप्लाई। तो ये आपको रेनॉल्ड्स फिनोमेना देखने को किधर मिलेगा? इस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में, अपर लिम्ब, ठीक है, ये याद रखना, अपर लिम्ब पर रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। अगर रेनॉल्ड्स फिनोमेना 2 मार्क्स में आए तो ये डेफिनेशन मत लिख के आ जाना कि अपर लिम्ब का रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहीं भी हो सकता है। उसका मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई अगर कम है तो वहां का एरिया आपका मतलब कूल हो जाएगा, प्लस आपका पर्टिकुलर एरिया पूरा का पूरा कूल हो जाएगा और नमनेस फील आपको होनी है। पैलर एरिया कब? जैसे ही आप, क्योंकि अब देखो सीधी सी बात है, अपना हैंड एलिवेट करोगे तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का जो एरिया है, जो एरिया तो वो और छोटा हो जाएगा। और छोटा होने पे क्या? आर्टरी और ज्यादा दब जाएगी, आर्टरी और ज्यादा दबेगी तो ब्लड और ज्यादा उस पर्टिकुलर एरिया पे नहीं पहुंचेगा, तो आपका लिम्ब और ज्यादा पैलर पड़ जाएगा, है ना। ऑन एलिवेशन, यानी सिम्टम्स वर्स्ट कब होंगे? जब आप हैंड को एलिवेट करेंगे। और ब्रिटल ट्रॉफिक फिंगर नेल्स मिलते हैं, जो आपके नेल्स है ना, उन पर ब्लड सप्लाई कंप्लीटली लॉस हो जाती है। तो कैसे हो जाते हैं? वो आपके कैसे हो जाते हैं? वो आपके हो जाते हैं कि जैसे मतलब कोई चीज ऐसा होता है ना कि नेल्स एकदम ब्रिटल पड़ गए हैं क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। ये था आपका थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब आप पढ़ेंगे अपर लिम्ब मोनोन्यूरोपैथी। दो वर्ड आते हैं, एक होता है मोनोन्यूरोपैथी, एक होता है पॉलीन्यूरोपैथी। मोनोन्यूरोपैथी क्या होता है और पॉलीन्यूरोपैथी क्या होता है? मोनोन्यूरोपैथी का मतलब मोनो होता है मतलब एक नर्व में हो और पॉली मतलब एक से ज्यादा। न्यूरोपैथी यानी बहुत सारी नर्व अगर एक साथ हो जाए। तो अब हम सिंगल सिंगल नर्व को उठाएंगे, ठीक है, कि अपर लिम्ब में, अगर अपर लिम्ब में एक पर्टिकुलर एक एक नर्व, अब आपको नर्व के काम याद हैं तो ये सब याद होगा, वरना सब रह जाएगा। तो याद करते चलना, ठीक है। तो पहली नर्व लेते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व।
इसको इसके बारे में पढ़ चुके हैं, किसको सप्लाई करती है, सेरेटस एंटीरियर मसल को कर रही थी। अगर ये बिगड़ेगा तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलता है। कैसे डैमेज होती है? बाय स्ट्रेपिंग द शोल्डर। देखो शोल्डर पे कोई चीज गिर जाए, शोल्डर पे कोई चीज स्ट्रैप कर जाए, एक सेकंड प्लीज होल्ड करो, ठीक है। तो इसमें कौन से सेरेटिस एंटीरियर मसल डैमेज बाय स्ट्रैपिंग द शोल्डर। और देखो इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड है डायबिटीज मेलाइटिस। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। डायबिटीज मेलाइटिस में कभी आपने एक चीज नोटिस करी है कि जो सबसे ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है वो कौन सा होता है? शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। हम शोल्डर जॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कि या क्या ये लेस स्टेबल होता है मगर मोर मोबाइल होता है। मतलब क्या है, देखो आपकी देख शोल्डर जॉइंट को आप कितनी ज्यादा मोबिलिटी, अगर आप देखोगे तो जॉइंट में सबसे ज्यादा मोबिलिटी शोल्डर जॉइंट को ही मिलती है। अब सीधी सी बात है, एक रूल होता है कि जितनी ज्यादा जॉइंट मोबाइल होगा उतना ही वो कम लेस स्टेबल होगा, और जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही जॉइंट की कम होगी। तो डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है? देखो डायबिटीज मेलाइटस में होता है कि ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, ग्लूकोज इकट्ठा होता है और वो जॉइंट्स के बीच में जाके फंसने लग जाता है, जॉइंट्स की मोबिलिटी को खत्म कर देता है। और आपको डायबिटीज मेलाइटस के जो क्रोनिक पेशेंट है, जो लॉन्ग टर्म के पेशेंट है, आपको उनमें शोल्डर जॉइंट, फ्रोजन शोल्डर जॉइंट जरूर देखने को मिलता है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट करेंगे फ्रोजन शोल्डर जॉइंट का। किन के पेशेंट में? डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट्स में ये उनमें आपको देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोबाइल होता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट इजिली हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वांटिटी में भी अगर ग्लूकोज एक्यूमुलेट हुआ तो आपकी मोबिलिटी को तुरंत खत्म कर देता है। तो ऐसे लोग पेशेंट जो लोग होते हैं, ये अपने हैंड को ना फ्लेक्शन कर पाते हैं ना अबडक्शन कर पाते, उठा ही नहीं पाते हैंड्स। तो अब और उस वजह से यहाँ पर ग्लूकोज जो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो भी इन सब रीजन की वजह से जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है वो दबने लग जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैपिंग द शोल्डर तो आप समझिएगा, कुछ शोल्डर पे स्ट्रैप कर दिया। और इवन डायबिटीज मेलाइटस भी सिर्फ इसी का रीजन होता है। किसमें रिजल्टिंग होगा? इन द विंगिंग ऑफ स्कैपुला व्हेन आर्म्स आर स्ट्रेच्ड इन फ्रंट। जब आप सामने की तरफ एकदम हाथ, क्योंकि मैंने विंगिंग ऑफ स्कैपुला आपको दिखा दिया था डायग्राम में, जब आप सामने की तरफ हाथ करोगे तो आप एकदम स्कैपुला आपको पीछे की तरफ एकदम बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट नर्व है हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व। सुप्रा स्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करती है? नाम ने अभी पढ़ के आए थे, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स को, ये पढ़ के आ चुके हैं सुप्रा स्कैपुलर नर्व का। ठीक है, तो ये डैमेज बाई किससे होती है? ये साथ साथ अगर ऐसा भी होता है कि अगर सुप्रास्कैपुलर नर्व के साथ साथ कभी कभी लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी डैमेज हो जाती है। ये कब होती है? कि अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा लो शोल्डर्स पर अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट उठा लोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वीकनेस मिलता है आर्म अबडक्शन में और एक्सटर्नल रोटेशन। तो आर्म का अगर आप जब अबडक्शन करेंगे तो उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आर्म का अबडक्शन सुप्रास्पाइनेटस उसमें पूरी हेल्प करता है आर्म के अबडक्शन कराने में, और अगर सुप्रास्पाइनेटस वीक पड़ गई तो आप आर्म का अबडक्शन नहीं कर पाएंगे। प्लस जो इंफ्रास्पाइनेटस है वो आपके आर्म को, शोल्डर जॉइंट को एक्सटर्नल रोटेशन में मूव करने में हेल्प करती है, तो आप शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको तब से कंटिन्यूसली एक ही चीज बोलते जा रहा हूँ कि अगर आपको नाम याद है, उसकी सप्लाई याद है, तो आपके लिए सब कुछ ईजी है। अगर आप उसकी सप्लाई नहीं पता है तो आप कैसे लिख के आओगे कि कौन सी चीज जा रही है और कौन सी चीज नहीं जा रही है। नेक्स्ट नर्व है हमारी एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व हमें पता है सबसे ज्यादा पूरी डेल्टोइड को यही सप्लाई करती है, प्लस टीडिस माइनर को भी सप्लाई करती है। ये बताता हूँ, ये क्वेश्चन में से फर्स्ट ईयर में जब हमारा यूनिवर्सिटी का वाइवा हुआ था, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है। मैंने डेल्टोइड आंसर दे दिया था, टीडिस माइनर का कभी जिंदगी में ध्यान नहीं गया मेरा। और उसके बाद से मेरे को याद हो गया कि आपको खुद, क्योंकि आप एक्सिलरी ना हमेशा डेल्टोइड पे याद होता है, टीरिस माइनर पे दिमाग जाता ही नहीं। उन्होंने ये पूछा कि उन्होंने खुद सामने से बोला कि एक्सिलरी नर्व सप्लाइज डेल्टोइड एंड टीरिस माइनर। ये याद रखना कि टीरिस माइनर को भी सप्लाई करती है। डैमेज बाय क्या? शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, हमें पता है एक्सिलरी नर्व एक्सिला में कुछ भी शोल्डर डिसलोकेशन हो गया, कोई भी चीज हो गई तो तुरंत ये डैमेज हो जाएगी। वीकनेस कब आएगी? रिजल्ट इन वीकनेस शोल्डर अबडक्शन बिटवीन 50 to 90 डिग्री। अभी ये याद रखना, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस इसके ऊपर जब 1690 के ऊपर चले जाते हो, 120 के ऊपर, इसके ऊपर चले जाओगे तब सुप्रास्पाइनेटस काम करता है। और स्टार्टिंग में हेल्प कौन करता है? स्टार्टिंग में जो शोल्डर अबडक्शन करवाता है वो डेल्टोइड करवाती है, फिर उसके बाद सुप्रास्पाइनेटस करवाती है। तो जो स्टार्टिंग की रेंज है उसमें अगर वीकनेस देखने को मिल रही है तो आप बोल सकते हो कि हाँ एक्सिलरी नर्व जा रही है। और फिर बाद की रेंज के अबडक्शन में अगर देखने को मिल रहा है तो आप बोल सकते हो कि हाँ सुप्रास्कैपुलर नर्व
डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ये याद होना चाहिए। सेंसरी लॉस मिलता है कहां पर, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर, जो पूरा शोल्डर एरिया उसके आउटर एस्पेक्ट पे आपको सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। प्लस हमारी है अगली एमसीएन। एमसीएन क्या, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या, उसका मेन काम क्या है, सप्लाई एल्बो फ्लेक्सर्स। एल्बो फ्लेक्सर कौन कौन सी है, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस। यही तीन मसल्स है जो जो एल्बो का फ्लेक्शन कराती है, इनको सप्लाई करती है। यानी अभी ऐसे पेशेंट, अब ऐसे पेशेंट है वो एल्बो का फ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी ये वाली मसल्स हो जाएंगी वीक। कब वीक हो जाती है, अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए, क्योंकि मस्कुलोक्यूटेनियस वही ह्यूमरस के राउंड करके और निकलती है, और अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाता है तो ये भी टूट जाती है या डैमेज हो जाती है। ठीक है, रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ एल्बो फ्लेक्सर्स, नाम मैं बता चुका हूं, बाइसेप्स ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस एंड फोरआर्म सुपिनेशन। यानी एल्बो फ्रैक्चर भी जाता है, प्लस फोरआर्म, जो आपको फोरआर्म में सुपिनेशन प्रोनेशन करते हो तो सुपिनेशन भी वीक हो जाता है। विद कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी लॉस कहां पर, लेटरल बॉर्डर ऑफ आर्म, जो हमारा आर्म है शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट के बीच का एरिया, वहां के उसके लेटरल बॉर्डर बाहर की तरफ पर सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। प्लस सबसे बड़ी चीज बाइसेप रिफ्लेक्स आपको अपसेंट मिलेगा। आप खुद समझ सकते हो बाइसेप रिफ्लेक्स मिलना ही है, क्यों क्यों मिलना है, क्योंकि एल्बो फ्लेक्सस मसल्स, अभी हम पढ़ के आए, जो एल्बो फ्लेक्सर है वो कौन सी, बाइसेप ही तो है। और बाइसेप अगर चली गई तो फिर वो अपना क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स करेगी कैसे, मसल्स अगर वीक है तो वो अपना रिफ्लेक्स कर पाएगी क्या, नहीं। तो ये पर्टिकुलर अब आपको, अब मैं आगे चल के यहाँ रिफ्लेक्स वाले पॉइंट बहुत आएंगे, पर्टिकुलर एक पॉइंट याद होना चाहिए। इसमें आपका बाइसेप रिफ्लेक्स अब्सेंट होता है। देखो अगर आपको ये याद है वो नर्व किस मसल को सप्लाई कर रही है, आप तुरंत 1 मिनट में बोल दोगे कि वो अच्छा ये इस चीज को सप्लाई कर रही है, तो ये वाला रिफ्लेक्स इसका जा रहा होगा। ठीक है, अब रेडियल नर्व, रेडियल रेडियल नर्व किधर करती है, रेडियल नर्व अभी, अब रेडियल नर्व का पोस्ट किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर फोर आर्म मसल्स को, जो हमारा फोर आर्म है उसके पीछे वाले पार्ट को, पोस्टीरियर वाले पार्ट को। ठीक है, पोस्टीरियर वाले पार्ट को, एंड डॉर्सम ऑफ हैंड। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये ना, ये हमारा एंटीरियर वाला पार्ट है, ये पोस्टीरियर, पोस्टीरियर फोर आर्म की मसल्स को प्लस डॉर्सम ऑफ हैंड, यानी ये डॉर्सल, क्योंकि ये पाल्मर एरिया होता है ना, ये डॉर्सल एरिया है, तो डॉर्सम ऑफ द हैंड प्लस पोस्टीरियर आर्म, इधर ये सप्लाई करती है। ठीक है, ये सेंसरी सप्लाई है, यहाँ सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं मिलेंगे। तो ऐसी चीजें, या ये तो हमें सीधी से अगर इनकी सप्लाई याद है तो पर्टिकुलर आप बता दोगे, सप्लाई याद नहीं है तो नहीं बता पाओगे। इसमें एक ये 2 मार्क्स में मुझसे फिर अगेन क्वेश्चन पूछा गया था, ये मुझसे थर्ड ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, सैटरडे नाइट पालसी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैटरडे नाइट पालसी क्या होता है। ये जो सैटरडे नाइट लोग दारू वारू पी के, अल्कोहल पी के जो पार्टी करते हैं ना, उन लोगों में ये बहुत देखने को मिलता है। वो किसी में भी जाता है, मगर इस उन लोगों में मोस्टली देखने को मिलता है, इसलिए सैटरडे नाइट पालसी बोल देते हैं। क्या होता है, आप अगर एकदम ऐसे इनमें बोलते हैं कि सैटरडे को बहुत ज्यादा पी ली, और वो अगर इस तरीके से सो जाए चेयर पे, इस तरीके से चेयर पे अगर इस तरीके से हैंड रखे और कंटिन्यूअसली 12-12 13-13 घंटे इसी तरीके से सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं बियर पी के, तो उनका ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया ये दब जाता है, और ये एक्सिलरी पार्ट दब जाएगा तो यहाँ पर जो रेडियल नर्व है वो दब जाती है। तो पेशेंट में आपको रेडियल नर्व दब गई तो क्या देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी चीज याद आ रहा होगा, रिस्ट ड्रॉप। पेशेंट में रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है, सडन रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो सैटरडे को पी ली और संडे को देख रहा है रिस्ट ड्रॉप। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्कोहल वालों में, भैया कोई भी ऐसे सो जाए उनमें अगर दब गई तो देखने को मिलता है। क्रचेस में देखने को मिल जाता है, जो लोग जो जो पेशेंट पैरालाइज पेशेंट जो क्रच यूज करते हैं कंटिन्यूअसली, तो उनमें भी हमें प्रॉपर क्रचेस, आप एज अ थेरेपिस्ट आपको सिखाना पड़ता है, वरना वो गलत तरीके से यूज कर ले तो उनके भी दब जाता है, उनमें भी रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो ये सैटरडे नाइट पालसी में याद रखना, क्या मैंने बोला, रेडियल नर्व दबती है और आपको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, रेडियल नर्व कैसे कैसे डैमेज हो सकती है, ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए, सैटरडे नाइट पालसी। सबसे बड़ी चीज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या, आपको 2 चीजें मैं आपको अभी के अभी बता दे रहा हूँ। इंजेक्शन कहाँ लगते हैं इंट्रामस्कुलर, हैंड पे कहाँ लगता है, हैंड पे लगता है डेल्टोइड पे। डेल्टोइड के कौन से, डेल्टोइड के 3 फाइबर होते हैं, कौन कौन से, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मिडिल। जो मिडिल फाइबर्स होते हैं उसमें डेल्टोइड में लगता है। अगर उधर आपने कहीं थोड़ा बहुत भी इधर उधर गलत लगा दिया तो वहां से क्या रेडियल नर्व निकल रही है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, ये तो आपका कहाँ लगता है, ऊपर शोल्डर जॉइंट पे। बटक्स में कहाँ लगता है, बटक्स में कौन सी मसल्स पे लगता है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल पे। आपका जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है ना, उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस तरीके से 4 में डिवाइड करते हैं।
मैं जो एरिया बताऊंगा वो आप खुद अपने ऊपर इमेजिन करके देखो। ये अपर पार्ट है दोनों, ये लोअर पार्ट है, ठीक है। अब ग्लूटियस मैक्सिमस की लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ होती है, फिर मैं उसके क्वाड्रेंट बताता हूँ। अपर लेटरल यानी ऊपर का और बाहर वाला हिस्सा है, इस एरिया पर आप इंजेक्शन, ये याद रखना। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डेल्टोइड में कहाँ लगता है, इन दी मिडल फाइबर, और नीचे बटक्स में कहाँ लगता है, इन दी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल ऑफ द अपर लेटरल क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अपर लेटरल, लोअर लेटरल, है ना और उसके बाद क्या, अपर मीडियल, लोअर मीडियल। जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है इसमें आपका इंजेक्शन लगता है, ग्लूटियस मैक्सिमस के अपर लेटरल क्वाड्रेंट में इंजेक्शन एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये अभी ग्लूटियन इस एरिया में देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये हमने, ये हमारा है, इसको हम ऐसे 4 में डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट में। जो अपर लेटरल एरिया है ये वाला, ये अपर लेटरल हो गया, वो ऊपर है बाहर की साइड, इसमें इंजेक्शन लगता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा अपर लेटरल क्वाड्रेंट हमारा हो गया। ये आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए, ये आपसे पूछा नहीं जाता, मगर आपको पता होना चाहिए इंजेक्शन कहाँ लगता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो मैं कल पूछूंगा कि थाई में कहाँ लगता है, बच्चों में थाई में लगता है ना, थाई में कौन सी मसल्स में लगता है, अगर आपको पता है तो अभी बताओ। पता है आपको किसी को, अगर नहीं पता है तो फिर आपको क्या पता करके बताना है, ठीक है। कि थाई के, क्योंकि थाई में अगर आपने देखा जो बच्चों में होता है वो थाई में ही लगता है, और थाई में कौन सी जगह पे लगता है ये आपको बताना पड़ेगा, कौन सी मसल्स पे लगता है, ठीक है। ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा। ओके सर। फिर अगला है हमारा सैटरडे नाइट पाल्सी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर अभी मैंने सिर्फ एक यहाँ पर मैंने डेल्टोइड वाला बता दिया, ग्लूटेस मैक्सिमस का इसके लिए बता दिया क्योंकि आगे चल के आएगा, ठीक है। आगे चल के यानी एक मसल्स है जो उधर भी दबेगी। तो और लिपोमा, लिपोमा का मतलब होता है फैटी लंप बिटवीन द स्किन एंड अंडरलाइन मसल्स। फैटी लंप बन जाता है, लंप मतलब एक तरीके से देखो इस तरीके, ये लिपोमा होता है, फैटी लंप होता है स्किन और मसल्स के बीच में, तो अगर उनके बीच में कोई नर्व आ गई तो वो फिर आपकी दब जाएगी। फैटी लंप ट्यूमर होता है इस तरीके से, ये ट्यूमर अगर ये पर्टिकुलर स्किन और मसल्स के बीच में होता है, और अगर कोई भी इनके बीच में नव आ गई तो वो दब सकती है, तो लिपोमा रीजन हो गया, ठीक है। लिपोमा हो गया। फिब्रोमा यानी कोई ट्यूमर, क्या होगा, वीकनेस एंड वास्टिंग ऑफ मसल सप्लाई कैरेक्टराइज द रिस्ट ड्रॉप। इस सबसे बड़ा पॉइंट मैंने फिर वही, ये जो मेजर चीजें याद होनी चाहिए, रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है विद फ्लैक्स्ड फिंगर्स। क्यों फ्लैक्स्ड फिंगर, क्यों, क्योंकि एक्सटेंसर से जो है वो वीक पड़ जाते हैं। सेंसरी लॉस कहाँ मिलेगा, हम पढ़ चुके हैं, डॉर्सम हैंड पे और फोर आर्म पे, ऊपर ये भी पढ़ा था। और ऊपर वाले में अगर आपको याद हो एमसीएन में हम बाइसेप रिफ्लेक्स क्या करके आए थे, मना करके आए थे, यहाँ ट्राइसेप रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। और जनरली कब, जब एक्सिला भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाओ, सुपीनियर रिफ्लेक्स भी। तो ये आपको पर्टिकुलर बातें डीप में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पहले अभी यही कंप्लीट कर ले, नेक्स्ट है अभी, ठीक है। और इसमें क्या, अगर इसकी रेडियल नर्व की एक ब्रांच होती है, कौन सी, तो पोस्टीरियर इंट्रोसियस ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, अगर वो पर्टिकुलर दब गई, अगर वो दब गई तो वो फिर क्या, और वो जनरली दबती है सुपीनियर्स मसल्स है ना, उसके उसके इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है। तो वहां पर भी आपको सारे सिम्टम्स सेम ही मिलने हैं, बस एक चीज नहीं मिलेगी, रिस्ट ड्रॉप नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम मिलती हैं। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि रेडियल नर्व दबने पर ही रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है, अगर रेडियल नर्व की ब्रांच पोस्टीरियर इंट्रोसियस दब गई तो फिर, तो बोले सर कि ब्राचियोडेलिया, जो ब्राचियोडेलिया है उसके सिम्टम देखेंगे, रिस्ट एक्सटेंशन चला जाएगा, स्पेयर्ड हो जाएगा, वीक फिंगर एक्शन, बट नो रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप हमें देखने को वहां पर नहीं मिलेगा, उसके लिए पर्टिकुलर रेडियल नर्व ही दबनी चाहिए। अगला है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व पूरा का पूरा कार्पल टनल सिंड्रोम, बताने की जरूरत मुझे नहीं है। सेंसरी सप्लाई पार्मल सरफेस, ये कहाँ से सेंसरी सप्लाई कहाँ करता है, किसी को ये याद आ रहा है, ये देखो, ये अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, ये थंब है, ये हमारी मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, रिलेटिव फिंगर, और इस तरीके से ये पाल्मर सरफेस है, याद रखिए। पाल्मर सरफेस के जो 1/3 एरिया हो, ये वाला, इसमें से सॉरी, ये वाला, यानी क्या, ए इस तरफ हमारा थंब बचा प्लस इंडेक्स फिंगर का 1/2,
और इस साइड कौन कौन सी हो गई, इस साइड हमारी लिटिल फिंगर हो गई, इंडेक्स फिंगर हो गई, मिडिल फिंगर हो गई, प्लस इंडेक्स का 1/3, यानी मैं बोल सकता हूँ 3.5, क्योंकि एक तीन ये डिजिट्स तो ये हो गई, बस इंडेक्स का हाफ। ये इस जगह, इस पर्टिकुलर पाल्मर के इस एरिया पर मीडियन लॉब सप्लाई करते हैं, यानी आपको इस एरिया पर आपको सेंसरी लॉस देखने को पर्टिकुलर मिलेगा। ये देखो, ये पाल्मर सरफेस है, ये मेरी थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर को हाफ में डिवाइड करूंगा, अगर मैं हाफ में डिवाइड करूंगा तो जो इधर वाला एरिया हो गया, इस वाले एरिया पर पाल्मर सरफेस के पे मेरे सेंसरी लॉस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इधर कौन सी सप्लाई करती है, मीडियल करती है। आगे चल के अभी जो अब बोलोगे सर इधर वाला पार्ट बचा, इधर कौन सी करती है, इधर अल्नर लव। जब अल्नर लव पढ़ेंगे तो इधर का अगर सेंसरी लोशन हो गया तो अल्नर लव रिस्पॉन्स करती है, और इंडेक्स फिंगर के 3/3 पे हो गया तो मीडियल लव करती है। ठीक है, मीडियल का डैमेज बाय द इंजरी इन एक्सिला की वजह से हो जाता है, शोल्डर डिसलोकेशन हो जाए, फोर आर्म में कंप्रेशन हो जाए, है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम मोस्ट कॉमन, तो वहीं सब देखने को मिलता है। क्या क्या वीकनेस हो जाएगा इसमें, जो भी वीकनेस होता है वो आपके हैंड पर देखने को मिलता है। वीकनेस ऑफ अबडक्शन एंड अपोजिशन ऑफ थंब, देखो इस तरीके से। फिर मैं आपको बार बार कंटिन्यूअसली इसलिए दिखाते जा रहा हूँ कि याद होते जाएं। ये थंब है, इसके जो एक्सटेंशन मूवमेंट है ये वीक हो जाएगा, प्लस अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है, फिंगर अपनी जगह पे रखो और थंब से टच करो इस तरीके से। ये थंब आप थंब से सारी फिंगर टच कर लेते हो ना, इसको अपोजिशन बोलते हैं। ये चला जाएगा, अब फिर आप इस तरीके से अपने थंब से अपनी फिंगर्स को टच नहीं करते, इसको बोलते हैं अपोजिशन। तो आपको ये देखने को मिलेगा, अबडक्शन एंड अपोजिशन ऑफ थंब। वीक प्रोनेशन ऑफ ये आर्म, जो प्रोनेशन मसल है आर्म की वो वीक हो जाएंगी। कौन कौन सी मसल होती है जो प्रोनेशन कराती है, प्रोनेटर टेरिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रिटस। ठीक है, ये दोनों मसल्स की आपको वीकनेस देखने को मिल जाएगी। डेविएशन ऑफ रिस्ट टू अल्नर साइड और रिस्ट फ्लेक्शन, ये बहुत प्यारी चीज है। रिस्ट को आपको आपका रिस्ट डेविएट हो जाएगा अल्नर साइड, अल्नर का हाँ मीडियल साइड, मीडियल बोल दूंगी की चीज है ना। अच्छा एक टेक्निक बता दूं, आप लोग इस चीज में कभी कंफ्यूज होते हो कि अल्ना मीडियल है कि रेडियस मीडियल है कि टिबिया मीडियल है कि फिबुला मीडियल है। एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ, फिर नहीं भूलोगे, ये याद रखना तुम याद रखो बस, फिर कभी नहीं भूलोगे। टिबिया अल्ना ये होती है मीडियल। ठीक है, अब दो बची हुई तो अपने आप याद होगी, फिबुला अपने आप ही लेटरल हो गई और रेडियस अपने आप ही लेटरल होगी। तुम याद रखना, ये कभी कंफ्यूज नहीं होगे। मैं भी बहुत होता था पहले, अरे कौन सी मीडियल भूल जाते हैं, इसलिए छोटी सी तुम याद रखना। ठीक है, तो आपका जो रिस्ट है वो मीडियल साइड हो जाएगा और प्लस फ्लेक्शन में। ठीक है, वीकनेस हो जाएगी फ्लेक्शन डिस्टल फैलेंक्स, और ये तो देखो अंदर की चीजें याद करनी पड़ेंगी। थिनर एमिनेंस अभी दिखा चुका हूँ, उसकी वास्टिंग देखने को मिलेगी। सेंसरी लॉस मिलेगा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इंडेक्स हाफ में और मिडिल फिंगर और इन सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मोर फ्रिक्वेंटली फीमेल्स में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है आपको पता है, कार्पेंटर्स में फीमेल्स आपको जो रोटियां बनाती है ना, आपको बेलन चलाती हैं और ये सारी झाड़ू वगैरह कंटिन्यूसली फीमेल्स रिस्ट का ज्यादा यूज करती है, क्योंकि वो होमवर्क जो हमारे घर के काम होते हैं उनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उनमें रिस्ट जॉइंट आप देखो, आप कभी भी ट्राई करो, बेलन चलाओ, झाड़ू लगाओ, कुछ भी करो, है ना, सफाई करो, तो उसमें रिस्ट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए ऐसा फीमेल्स में इसलिए ज्यादा देखने को ये मिलती है। अल्लाह लव किसको सप्लाई कर रही है, मैंने बता चुका था, अभी मैंने आपको बताया था। वो अल्लाह लव हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब के पाल्मर साइड का इस एरिया को भी और इस एरिया को भी, इनको सेंसरी सप्लाई करती है। तो आपके इन एरिया पर सेंसेस अब हमारे चले जाएंगे। बोथ पामर एंड डोर्सल सरफेस ऑफ अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड। ठीक है, वोलर मीडियल के 1/3 और डोर्सल के भी 1/3 पे आपकी सप्लाई चली जाएगी। डैमेज बाय इंजरी एट एल्बो, क्या का देखो डिसलोकेशन हो जाए इंटर एल्बो के रीजन पे ही ये वाली नर्व जाती है, कौन सी, अल्नर लव। एल्बो पे कुछ भी हो जाए, आपका डिसलोकेशन हो जाए एल्बो पे, डिस्टल टू दी है ना मीडियल एपिकोंडाइल के एरिया पर कुछ भी हो जाए तो आपको देखने को मिलता है। वीक एंड बस्टिंग ऑफ मसल्स, क्लॉ हैंड देखने को मिलता है, हम पढ़ के आए थे क्लम्सी हैंड स्टार्टिंग में अल्नर वाले पे, तो वही चीज है। एज वेल एज सेंसरी लॉस देखने को मिलता है, मसल पैरालिसिस मिलती है। अब फ्रैक्चर एरिया पे हो रही है तो फ्लेक्सर वाली लिख दो, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर क्या बोलते हैं डिजिटोरम पॉलिसिस, इनकी हमें देखने को मिलती है। ये हमारी थी अपर लिम्ब। लोअर लिम्ब में अगर हम चलें, लोअर लिम्ब में हमारी होती हैं कौन कौन सी, लोअर लिम्ब में हमारी फेमोरल नर्व, पहली सबसे बड़ी फेमोरल नर्व, डैमेज बाय द फ्रैक्चर ऑफ अपर फीमर।
फीमर अगर हमारी फ्रैक्चर हो जाए तो फेमोरल नर्व चली जाती है। और सबसे बड़ी चीज कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, बच्चों में जो हिप डिसलोकेट मिलता है, ये बहुत ये सीडीएस ना ऑर्थो में बहुत बड़े में पढ़ोगे, बहुत अच्छे मार्क्स में ये ऑर्थो में आता है चैप्टर सीडीएस, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। सिंपल वर्ड में बोलूं तो बच्चों में ये प्रॉब्लम क्रिएट देखने को मिलती है, उनका हिप डिसलोकेट रहता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये देखने को मिल जाती है। और या फिर कोई हिप की सर्जरी कोई भी हो, हिप के रीजन पे कोई भी चीज हो, या श्वास मेजर मसल का इसमें एक्सेस देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि फ्यूमोरल नर्व है ना, वो श्वास मेजर श्वास मसल है ना, उसी को सप्लाई करती है, और अगर उसको सप्लाई चली जाएगी तो श्वास मेजर मसल का एक्सेस को देखने को मिलेगा ही। रिजल्टेंट क्या होगा? हिप फ्लेक्सस वीक हो जाएंगे। हिप फ्लेक्सस की कौन कौन सी मसल्स होती है याद है किसी को? दो मेजर मसल्स होती हैं, अगर मैं एक ही वर्ड में बोलूं तो इलियोश्वास यानी इलियक एंड श्वास मेजर, ये हिप फ्लेक्शन कराती है, ठीक है। प्लस वीकनेस ऑफ नी एक्सटेंशन। नी एक्सटेंशन की कौन सी मसल है? नी एक्सटेंशन कौन कराता है? हैमस्ट्रिंग। और फ्लेक्शन कौन कराता है? सॉरी क्या बोलता हूँ मैं भी, नी फ्लेक्शन कौन कराता है? नी को फ्लेक्शन कौन कराता है? हैमस्ट्रिंग। और एक्सटेंशन कौन कराता है? क्वाड्रिसेप्स। क्यों? देखो हमेशा ये याद रखा करो, एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, कभी भी कंफ्यूज हो ना आप, जो भी जॉइंट का मोशन कर रहे हो आप अपना एल्बो पे मूवमेंट करो, मैं वो आपसे बोलूँ एल्बो का फ्लेक्शन करो, जिधर जॉइंट जिस मसल के पास में जा रहा है वही उसे कराती है। अब मैं आपसे बोलूँ एल्बो का फ्लेक्शन, यानी वो बाइसेप के पास जा रही है तो बाइसेप कराती है। अब मैं बोलूं नी का फ्लेक्शन, नी का फ्लेक्शन करो, जब आप नी का फ्लेक्शन करोगे तो हैमस्ट्रिंग के पास जा रही है तो हैमस्ट्रिंग नी का फ्लेक्शन कराती है। एक्सटेंशन करो, एक्सटेंशन करोगे तो हैमस्ट्रिंग से दूर जा रही है, क्वाड्रिसेप्स के पास आ रही है तो क्वाड्रिसेप्स कराती है नी एक्सटेंशन, ठीक है। जिसके पास जाती है वो याद रखो। तो वीकनेस ऑफ नी एक्सटेंशन यानी आपकी क्वाड्रिसेप्स वीक देखने को मिलेंगी विद वास्टिंग ऑफ थाई मसल, तो क्वाड्रिसेप्स थाई मसल ही तो है, और कौन सी मसल है, ठीक है। तो हमारी क्वाड्रिसेप्स वीक मिलती है। सेंसरी लॉस मिलता है किधर? ओवर द एंटीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। अब थाई पे ही हो रहा है तो वहीं आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, है ना। और एक सबसे बड़ी चीज, जैसे सब करना अपन भाई, जिसमें नी जब लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमारी ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व क्या सेम, वो भी इसी तरीके से डैमेज होती है, अपर फीमर का फ्रैक्चर हो जाए, सीडीएच हिप सर्जरी वगैरह हो जाए। और ये जनरली कब देखने को मिलती है? ड्यूरिंग लेबर, जब बच्चों के पैर फंस जाते हैं, पैर वगैरह फंस जाए या थोड़े से टिल्ट हो जाए ड्यूरिंग लेबर, या पैरों को पकड़ के खींच दिया, क्योंकि देखो हमेशा सर पहले आता है, पैर फंस गए तो, या बच्चा उल्टा आ रहा है तो पैर पकड़े निकाले तो उस टाइम पे बहुत होता है, ठीक है। एंड हर्नी या फिर कोई हर्निएटर हो जाए, ऑब्ट्यूरेटर कैनाल में हर्निएटर हो जाए तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। क्या मिलेगा? हिप एक्सटर्नल रोटेशन और अडक्टर्स की वीकनेस होती है। एक्सटर्नल रोटेटर्स तो, हिप के एक्सटर्नल रोटेटर्स कौन कौन सी मसल्स होती है? पायरिफॉर्मिस, सुपीरियर जेमिलाई, इंफीरियर जेमिलाई, और भी बहुत सारी मसल्स होती हैं। अडक्टर्स कौन कौन सी होती हैं? मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जितनी भी मसल, जो भी मसल्स है कौन कौन सी? अडक्टर ब्रेविस, लॉन्गस, मैग्नस, ग्रेसिलिस, ये सारी हमारी अडक्शन कराती है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो गया? अडक्टर्स मसल। पेशेंट में कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू क्रॉस द अफेक्टेड लेग, एक पैर को उठा के वो दूसरे पैर पे नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो अडक्टर्स, क्योंकि आप अडक्टर क्या मतलब होता है? पास में आना। अब एक पैर को जब दूसरे पैर पे रखोगे तो आप अपने बॉडी के अंदर लेके आओगे एक पैर को, तो आप अंदर लेके नहीं आ पाओगे, यानी एक पैर को उठा के दूसरे पैर पे जो आप क्रॉस लेग करके बैठते हो वो नहीं बैठ पाओगे। सेंसरी लॉस मिलेगा थाई के सारे पार्ट में। और जो अडक्टर्स रिफ्लेक्स हैं वो देखो जिधर सप्लाई कर रही है सब कुछ वहीं हो रहा है, बस सप्लाई याद होनी चाहिए, बाकी सब याद है। ठीक है, तो अडक्टर रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेंगे, है ना, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेकिंग दी मीडियल एपिकोंडाइल। शियाटिक नर्व, शियाटिक नर्व मैंने अभी आपको बताया था, पायरिफॉर्मस ड्यूप्रेटिस है ना, बताया था कि कोई भी जैसे वॉलेट रख के बैठती है, मेल्स लोगों में बहुत देखने को मिलता है। आप अगर ऐसे नॉर्मली भी कभी जमीन पे बैठा हो तो आपकी स्टियल टोब्रेसिटी आपको कितना चुभती है, चुभती है। तो अगर कहीं वॉलेट वगैरह भी रख लो तो वो क्या है, वो जगह कम कर देती है, तो वॉलेट नीचे से प्रेशर लगाता है, ऊपर से स्टियल टोब्रेसिटी, बीच में बेचारी पायरिफॉर्मस के अंदर शियाटिक नर्व दब जाती है। तो इससे में फिर आपको क्या देखते हैं, एकदम क्या होता है, ऐसा लगता है कि पूरा पैर सो गया, झंझनाहट मच रही है, पूरे बटक से लेके पूरे फुट तक देखने को मिलती है, तो वो शाटिक नर्व की वजह से तो होती है। इनर्वेटिंग हैमस्ट्रिंग मसल्स डिसेंड बिटवीन कहां से? स्टियल ट्यूबरिसिटी और ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, स्टियल ट्यूबरिसिटी और इनके बीच से निकलती है, पायरिफॉर्मिस मसल्स के बीच से निकलती है, याद रखना। ये भी कब डैमेज देखने को मिलती है? कंजेनाइटल हिप्टोकेशन हो या कोई पेनिट्रेटिक इंजरी हो, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, याद आ गया, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूछा था।
रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स विद लॉस ऑफ नी फ्लेक्शन। इसमें नी फ्लेक्शन वीक हो गया, तो नी का फ्लेक्शन कौन सी कराती है? हैमस्ट्रिंग मसल। जो मसल वीक हो गई उसका काम वीक हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्टल फुट और लेग मसल्स भी अफेक्ट होती है। सेंसरी लॉस होता है आपके आउटर एस्पेक्ट ऑफ लेग पर, लेग के बाहर वाले पार्ट पर। इसमें एंकल रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। कौन सा? एंकल रिफ्लेक्स आपका एब्सेंट हो जाता है। फिर कॉमन पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज्ड बाय द ट्रॉमा टू हेड ऑफ फिबुला। जो फिबुला के हेड से ये राउंड होके घूम के निकलती है, इसलिए जब भी हेड ऑफ फिबुला का अगर कोई ट्रॉमा या फ्रैक्चर हो जाए तो ये नर्व अच्छे से इजीली डैमेज हो जाती है ना। अगर आप या नीलिंग करके बैठो या क्रॉसिंग लेग करके बैठते हैं ना, उन सब में भी इसकी वॉइस लिए मना करते हैं, कभी भी क्रॉसिंग लेग करके नहीं बैठना चाहिए। मोस्टली कॉमन गर्ल्स तो क्रॉस लेग करके ही हमेशा बैठती है, क्रॉसिंग लेग्स कभी करके नहीं बैठना चाहिए। कॉमन पेरोनियल नर्व का बहुत प्यारा देखने को उनमें मिलता ही मिलता है। और रिजल्ट इन सबसे बढ़िया चीज फुट ड्रॉप, रेडियल नर्व में पढ़ के आ गए थे रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप क्या होगा? क्योंकि डॉर्सिफ्लेक्सस जो वीक पड़ जाएंगी। डॉर्सिफ्लेक्सस की कौन सी मसल्स होती हैं? टिबियस एंटीरियर, सबसे याद आ रही है? टिबियस एंटीरियर मसल्स है ना आपकी, तो ये सारी आपकी वीक हो जाती हैं। प्लस कौन कौन सी आगे? सिर्फ टिबियस एंटीरियर नहीं होती, और भी होती है, जैसे एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, वो डिजिटोरम लॉन्गस, टिबियस एंटीरियर, ये कौन सी मसल होती है? डॉर्सिफ्लेक्सस होती है। प्लस इवर्जन ऑफ फुट, इवर्जन का मतलब होता है फुट बाहर की तरफ चला जाएगा। कैसा? बाहर की तरफ इवर्जन हो जाता है फुट का। वो कौन कौन सी मसल इवर्जन ऑफ फुट में हेल्प करती है? पेरोनियस लॉन्गस, ब्रेवियस, टर्शियस और एक्सटेंशन डिजिटोरम। ये सारी मसल्स किसमें हेल्प करती है? अब ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको लगेगा सर ऐसे नाम बोल रहे हैं, तो ये नाम याद करने पड़ेंगे, तभी याद होंगे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे करते जाओगे तो याद होते जाएंगे। अब कोई भी चीज है, अगर डॉर्सी फ्लेक्शन की वीकनेस होगी तो पैर किस में चला जाता है? प्लांटर फ्लेक्शन में, नीचे की तरफ। और इवर्जन ऑफ फुट यानी बाहर वाली मसल्स वीक हो गई तो पैर कैसे आप चला जाएगा? अंदर की तरफ, इस तरीके से देखो ये आपका फुट है, अब ये आपका फुट है नॉर्मल। मैं आपको बोलूं डॉर्सी फ्लेक्शन तो मैं फुट क्या कर रहा हूँ? ऊपर ले जा रहा हूँ। प्लांटर फ्लेक्शन फुट नीचे ले जा रहा हूँ। इवर्जन यानी अंदर ले जा रहा हूँ। वो क्या? इनवर्जन, इन अंदर, इनवर्जन, इवर्जन यानी बाहर। तो मैं आप बोल रहा हूँ कि डॉर्सी फ्लेक्सस वीक हो गई अब, यानी फुट ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी फुट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जो नीचे वाली मसल्स है प्लांटर फ्लेक्शन उसको खींच लेंगे, तो फुट ऐसे हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ जो इवर्जन ऑफ फुट है, बाहर वाली मसल्स वीक वो चली गई है, तो जो अंदर वाली मसल्स है वो उसको अंदर खींच लेंगे, यानी फुट अंदर ऐसे हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा प्लस नीचे की तरफ। तो जब भी याद रखना फुट ड्रॉप में पेशेंट का आपको पैर ऐसे ही देखने को मिलता है, ऐसे अंदर की तरफ देखने। स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखना बहुत प्यारा देखने को मिलता है, फुट ऐसे नीचे की तरफ प्लस अंदर की तरफ। तो अब आपका काम क्या है? अब आपको फुट की जो एक्सटेंड, जो कौन सी मसल्स है? इवर्जन मसल्स है, इनको स्ट्रेंथनिंग करना है। प्लस जो डॉर्सी फ्लेक्सर है यानी टिबियस एंटीरियर और ये जितनी भी सारी हमारी प्रोनेस लॉन्गस वगैरह जो भी मसल्स है, इन सबको हमें क्या इनकी स्ट्रेंथनिंग करानी है। ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व कौन सी? ये डैमेज कैसे होती है? डैमेज होती है ट्रॉमा इन पोप्लिटियल फोसा। अब नी के पीछे जो पोप्लिटियल फोसा होता है उसमें से ये निकलती है, टिबिया के फ्रैक्चर में मोस्ट कॉमनली होती है। इसमें क्या देखने को मिलता है? वीकनेस ऑफ प्लांटर फ्लेक्स। उसका जस्ट उल्टा कर दो, जो क्या बोलते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व का पूरा उल्टा कर दो, बस वही है। कॉमन पेरोनियल नर्व में कौन सी? डॉर्सी फ्लेक्सर वीक हो रही थी, इसमें प्लांटर फ्लेक्सर कर दो। प्लांटर फ्लेक्सर कौन सी होती है? काफ मसल। काफ मसल के अंदर सबसे कौन सी? गैस्ट्रोनीमियस। फुट इन्वर्जन में उसमें इवर्जन हो रहा था, इन्वर्जन की कौन सी मसल होती है? टिबियस एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटर्नल, वो एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर, वो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सस हेलोसिस लॉन्गस, ये सारी की सारी फुट इन्वर्जन की मसल्स होती हैं। तो अब इसमें पैर कैसा हो जाएगा? अब पेशेंट तो कौन कौन सी मसल्स वीक हो रही है? वीकनेस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन एंड फुट इवर्जन। ठीक है, तो अब जो आपका पैर है वो कैसे चला जाएगा? वो आपका जो पैर पहले जो मैं बोल रहा था वो अंदर की तरफ ऐसे नीचे और अंदर की तरफ जा रहा था, अब आपका पैर आप टोस पे खड़े नहीं हो पाएंगे। अब इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि पैर आपका ऊपर चला जाए, क्योंकि ग्रेविटी भी तो नीचे खींच रही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भैया काफ मसल वीक हो गई तो आप पैर है ना वो जो आपका फुट है वो ऐसे ऊपर की तरफ हो जाए, ऊपर नहीं होता, नीचे ग्रेविटी भी तो खींच रही है, फुट ऊपर कैसे चला जाएगा? प्लांटर फ्लेक्शन में तो चला जाएगा, फुट ड्रॉप समझ रहा हूँ कि नीचे ग्रेविटी भी खींचती है, ऊपर कैसे चला जाएगा? तो ये पेशेंट की वीकनेस सबसे अच्छी देखने को मिलती है। पेशेंट को बोलो टोस पे खड़े हो, जैसे वो टोस पे खड़े नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको टोस पे खड़े होकर देखना आपकी जो मसल्स है खींचती हैं, काफ मसल पूरा आपको खींचती है ऊपर की तरफ, तब आप टोस पे खड़े हो पाते हो। काफ मसल वीक पड़ गई, आप टोस पे खड़े नहीं हो पाओगे।
ठीक है। और फुट इन्वर्जन जो अंदर की तरफ है सब वीक हो जाएगा, यानी फुट अबाव और सब बाहर की तरफ हो जाएगा। यानी कोई भी आपसे याद है ना, फुट ड्रॉप में पैर जो आपका फुट है वो अंदर की तरफ जाता है, और अगर प्लांटर फ्लेक्सर वीक हो तो फुट बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है, याद होनी चाहिए। फुट ड्रॉप में हमेशा जो आपका फुट है वो अंदर की तरफ जाता है फुट ड्रॉप में, और अगर प्लांटर और जो आपकी ये वाली वीक हो जाए प्लांटर फ्लेक्सर तो बाहर की तरफ। ठीक है, एंकल रिफ्लेक्स इसमें लॉस्ट देखने को मिलता है। टार्सल टनल सिंड्रोम हम पढ़ चुके हैं, कौन सी नवदप्ती है, पोस्टीरियर टिबियल नवदप्ती थी, में भी इंटरप्ट बिलो दी मीडियल मैलुलस। जो हमारा मीडियल मैलुलस है ना अंदर की तरफ, इसको हम टच करते हैं कितना निकला अलग ही दिखता है, उसके आसपास दब जाती है। दिस प्रोड्यूस बर्निंग, अपन पढ़ चुके थे, सोल ऑफ फुट को सप्लाई करती थी, जो भी फीड होगा सोल ऑफ फुट पे होगा। इसमें क्या चला जाता है, टोज का फ्लेक्शन, टो फ्लेक्स नहीं कर पाओगे, प्लस एट्रोफी हो जाती है जो फुट की स्मॉल मसल्स है उनकी। ठीक है, लास्ट है प्लांटर एंड स्मॉल इंटरडिजिटियल नर्व्स। जो प्लांटर एरिया है फुट का वहां पर, और जो इंटरडिजिट और उनके बीच में जो एरिया है वहां पर जो सप्लाई करती हैं, अगर उन नर्व का हो जाए तो ठीक है भैया, सोल वाली जगह पर देखने को मिलेगा। तो क्या, कंप्रेस ऑफ द नर्व्स एट द सोल ऑफ फुट प्रोड्यूसेस लोकलाइज्ड बर्निंग पेन। कहां पर, सोल पे ही फील होगा। मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व्स होती है, उनका हो जाए तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरडिजिटल नर्व प्रोड्यूसेस पेन एंड एनाल्जेसिया इन एडजेसेंट हाफ्स ऑफ नाइबोरिंग टोस। जो टोस के आसपास की एरिया, ये जैसे इस तरीके से देखो, आपको देखो ये अगर टोस है ना, टोस अगर ये अपना टो है तो इसके इधर साइड वाले इस एरिया पर, ये टोस सामने फिंगर है, ये नेल्स है, इधर अंदर वाली जगह पर, इस जगह पर आपको सेंसरी लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, इस जगह पर आपको सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। प्लस जो आपका टो है वो उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो वो टो है आपका, वो आप कैसे नहीं कर पाएंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोड्यूसेस पेन, एकदम फ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। इसमें और ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये टोस के बीच में, ये बीच में जा रही हैं, ये हमारी होती है इंटरडिजिटल नर्व्स। तो इनके जो साइड एरियाज मैंने आपको बताया वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी पूरा सोल ऑफ फुट पे भी आपको देखने को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर।